नमस्कार। अनकही विथ राजेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने इस YouTube चैनल पे सफलता के राही नाम से जो श्रृंखला चालू की है, आज वो एक अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये आज का वीडियो आपके लिए कुछ अलग जानकारी देने वाला है। क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइकेट्रिस्ट के बारे में, और हमारे साथ आज हमको गाइड करने के लिए डॉक्टर अमित धर्माधिकारी सर उपस्थित हैं। मैं बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप सबका परिचय कराता हूं अमित धर्माधिकारी सर से। सर, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइकेट्रिस्ट के बारे में, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे बात करके इसको दूर किया जा सके। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये साइकेट्रिक क्या होता है और ये बाकी बीमारियों से, बाकी प्रोफेशन से अलग कैसे है? साइकेट्री मतलब हमारे ब्रेन में, जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो ब्रेन का ये फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये पैराइटल लोब है। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो सीटी स्कैन या एमआरआई पे दिखाई देगा। लेकिन ये ब्रेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो ना दिखाई देते हैं, ना उसके लिए कोई टेस्ट किया जा सकता है। जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये केमिकल्स हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर केमिकल्स सब नॉर्मल है तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब नॉर्मल रहेंगी। अगर इन केमिकल में कुछ उथल पुथल हो गया, कुछ बढ़ गया, कुछ कम हो गया, तो मानसिक बीमारियों का रूप धारण हो जाता है। तो इसका स्टडी को हम लोग साइकेट्री कहते हैं। ओके। सर, आपकी जर्नी कैसी रही? आपने कब डिसाइड किया कि आपको साइकेट्रिस्ट बनना है? ये जर्नी हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा साझा कीजिएगा। साइकेट्री लेना जो था वो बाय चॉइस नहीं था। ओके। साइकेट्री लेना वाज बाय फ्लूक, क्योंकि तभी किसको क्या समझ में आता है। एमबीबीएस करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दिया, रैंक अच्छा था तो चले गए। मुझे सर्जरी चाहिए था, ओके। लेकिन सर्जरी मेरे रैंक तक नहीं आया। फिर साइकेट्री बोले कि अच्छा ब्रांच है, ले लो। क्या समझता था क्या साइकेट्री है क्या नहीं, क्योंकि हमको एमबीबीएस के करिकुलम में भी साइकेट्री उतना डिटेल में नहीं सिखाया जाता है। तो साइकेट्री रहता है बस मानसिक बीमारियों का स्टडी रहता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैंने ले लिया साइकेट्री। बट बाय गॉड्स ग्रेस साइकेट्री लेने के बाद पता चला कि साइकेट्रिस्ट का कितना जरूरत है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में साइकेट्रिस्ट की जो तुलना है, कंपैरिजन किया जाए, तो लोगों की तुलना में साइकेट्रिस्ट बहुत ही कम है। जी जी। तो जिसकी वजह से साइकेट्रिस्ट का जितना जरूरत सोसाइटी में है, उतने साइकेट्रिस्ट बन के बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये लेने के बाद मालूम पड़ा। सर, यहाँ पे आपके पास पेशेंट किस तरह के आते हैं? उनमें क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? साइकेट्री मतलब लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि एकदम जो कपड़े फाड़ के रास्ते पे भाग रहा है वो उसी इंसान को खाली साइकेट्री का जरूरत है। ओके। साइकेट्री का जरूरत हर किसी को कभी ना कभी पड़ता है। बच्चों से लेकर, मतलब हार्डली 2 या 3 साल के बच्चे जो बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप में रहते हैं, तो जिनको ऑटिज्म होने की संभावना रहती है, तो उनसे लेकर मिडिल एज में जो बीमारियां होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया से लेकर बुढ़ापे तक, डिमेंशिया तक, सारे एज ग्रुप को साइकेट्री का जरूरत लगता है। हर उम्र में मानसिक बीमारियां पाई जाती है। बच्चों को देखा जाए तो बच्चों में ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है, अटेंशन डेफिसिट, बच्चे चंचल होते हैं, एकाग्रता की कमी होती है, अध्ययन अक्षमता उनको होती है। कुछ बच्चों को मतिमंदत्व होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्से की प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर बड़े हो जाते हैं तो बड़ेपन में फिर एडिक्शन, नशे की बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारी होती है। उसके साथ ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट इश्यूज, बहुत सारी समस्याएं जिनके लिए कई बार दवाइयां नहीं, काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ती है, तो वो भी समस्याएं आती हैं। और फिर ओल्ड एज में डिमेंशिया आ जाता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, अगर किसी को मानसिक बीमारी हो गई है तो वो उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है और कब उसे डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है? मानसिक बीमारियों को 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होता है न्यूरोसिस और दूसरा होता है साइकोसिस। न्यूरोसिस में पेशेंट को खुद को मालूम पड़ता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आता है एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ ओसीडी के केसेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के।
इसमें पेशेंट को खुद को रियलाइज होता है कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मुझे कुछ विचार आ रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे उदास लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पेशेंट खुद अपने प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। और दूसरा होता है साइकोसिस, जिसमें आता है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। इन मानसिक बीमारियों में पेशेंट को ये पता नहीं होता कि मुझे कुछ समस्या है। ये रिश्तेदार या आजू बाजू के लोग उनको रियलाइज होगा कि अरे ये अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, शक वहम कर रहा है, सुसाइड के विचार इसके मन में आ रहे हैं, ये अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। पेशेंट को खुद को लगता है मैं नॉर्मल हूँ, मुझे किसी के डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बट ये देखने वाले को या जो आसपास रहने वाले लोगों को पता चलता है कि इसको कुछ मानसिक बीमारी हो गई है, तो उसको साइकोसिस कहते हैं। तो इस तरह से उस दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। सर, जब आपके पास लोग आते हैं तो किस तरह के केसेस आपके सामने आ रहे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार करते हैं? हर प्रकार के केसेस आते हैं, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका हिस्ट्री टेकिंग किया जाता है। अच्छा। कि तुमको कब से ये प्रॉब्लम है। जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर मरीज को चेक करेगा कि तुमको अगर बुखार है तो कितने टाइम से बुखार आ कितने रहा है, टाइम से है, क्या खाया था बाहर, या कहाँ किससे मिले थे, भीग गया था क्या। और उस तरह से हमें हिस्ट्री लेना पड़ता है कि ये जो समस्या है ये कितने टाइम से शुरू हुई है, लक्षण क्या क्या है, तीव्रता कितनी है। ये सारा हिस्ट्री लेने के बाद साइकेट्री में हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि जैसे शारीरिक बीमारियों में कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर बुखार है तो टेस्ट किया, थोड़ा चेक किया और बाद में ये 10 टेस्ट कर लो, बराबर, जो पॉजिटिव आया वो बीमारी है। मानसिक बीमारियों में ऐसा टेस्ट बहुत ही कम है। तो जो भी है सब पेशेंट के एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग से ही मालूम पड़ता है। पेशेंट से बात करके, पेशेंट के जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पेशेंट का तो हिस्ट्री बीमारी का रहता ही है, साथ में पास्ट में ऐसा कभी कुछ हुआ था क्या, हाँ, या फैमिली में किसी को कोई मानसिक बीमारी थी क्या। क्योंकि बहुत सारी मानसिक बीमारियां जो है वो अनुवंशिक है। अच्छा, हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी होती है, मतलब मेरे दादाजी को था, पापा को था, चाचा को था, नानी को था। यस, राइट। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसको सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका सीवियरिटी हमें कब मालूम पड़ेगा कि उसने पास्ट में कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है क्या। अगर पास्ट में सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो अभी उसके सुसाइड करने की संभावना बढ़ जाती है। उसके माता पिता, भाई बहन या और भी किसी रिश्तेदार ने अगर सुसाइड से उसकी मौत हो गई है, या उसको डिप्रेशन का हिस्ट्री था या मानसिक बीमारी का हिस्ट्री था, तो इस पेशेंट की सुसाइड करने की संभावना बढ़ जाती है। तो हिस्ट्री टेकिंग का इतना रोल रहता है। तो फैमिली हिस्ट्री भी उसमें आता है, पास्ट हिस्ट्री भी लेना पड़ता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी पेशेंट का करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों के लक्षण जो है वो शारीरिक बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। पेशेंट को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो वो प्रेजेंट कर सकता है आपके सामने डिप्रेशन जैसा या एंजाइटी जैसा। हाइपरथायराइडिज्म है तो वो प्रेजेंट कर सकता है एंजाइटी जैसा, या उसको बहुत एंगर आ रहा है, रेज आ रहा है, वैसा प्रेजेंट कर सकता है। उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, तो ही में प्रेजेंट टू यू विद एग्रेशन। तो ये सारी इवैल्यूएशन करना कि उसको मेडिकल कुछ हिस्ट्री है क्या, वो भी देखना जरूरी रहता है। इसके साथ एडिक्शन का हिस्ट्री, पेशेंट जब आते हैं तो कई बार पेशेंट बताते हैं, कई बार नहीं बताते हैं। तो पेशेंट अगर गांजा लेते हैं, शराब पीते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वीड जिसको कहते हैं, आजकल जितनी यंग पीढ़ी हमारे पास आती है, मान लीजिए 14 से लेकर 20 साल की उम्र में, जिनको मानसिक समस्याएं कुछ हो रही है, गुस्से का प्रॉब्लम है, एकाग्रता नहीं हो रही है, उसमें नियरली हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि 40% बच्चे जो है वो वीड का सेवन कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि गांजा पीना इज नॉर्मल लाइफस्टाइल हो गया है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। मेरे सारे ही दोस्त कर रहे हैं, और कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जाता है कि गांजा तो औषधि है, उसका बीमारियों को ठीक करने के लिए रोल है, तो गांजा पीना अच्छा है। तो ये हमको हिस्ट्री अब लेते रहते हैं। तो पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं, कुछ नहीं बोलते, पेरेंट्स को बाहर भेजते हैं हम और बच्चों को पूछते हैं, तो बोलते हैं हाँ सर मैं तो वीड लेता हूँ, मैं जॉइंट लेता हूँ, मैं वीड लेता हूँ। तो ये सारी हिस्ट्री लेना कि कोई एडिक्शन कर रहे हैं क्या जिसकी वजह से उनको मानसिक बीमारियां हो रही है, वो देखना बहुत जरूरी रहता है। और फिर बाद में आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट से बात करके उनके विचारों को स्टडी करना, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनको भ्रम हो रहा है क्या, उनको आवाजें सुनाई दे रही है क्या, उनको कैसे प्रकार के विचार आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उनके ऊपर किसी प्रकार का तनाव है क्या, किसी स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं या कोई भी स्ट्रेस नहीं है, बराबर। ये सब स्टडी करके वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम लोग बोलते हैं उसको। तो हिस्ट्री हो गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, इन सब का इवैल्यूएशन करने के बाद हम पेशेंट के डायग्नोसिस पे आते हैं कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है,
या बाइपोलर प्रकार का डिप्रेशन है, ये सारा स्टडी करने के बाद हमें मालूम पड़ता है। सर सबसे पहले आप ट्रीटमेंट में क्या देते हैं जिससे कि जैसे हम लोग नॉर्मल बीमार होते हैं तो पेन किलर दे दिया या कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दिया कि थोड़ा तुरंत कंडीशन बेहतर हो जाता है, राइट। तो क्या आपके पास आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं कि पेशेंट आया है तो ऐसा कुछ उसको दे दो कि कुछ समय तक के लिए उसको राहत Right. मिल जाए? जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम की बीमारियां होती हैं जिसमें पेशेंट खुद अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो और एक होता है साइकोटिक स्पेक्ट्रम कि पेशेंट अनमैनेजेबल है, अग्रेसिव है, वायलेंट है और उसको रिश्तेदार लेके आ रहे हैं। तो दोनों केस में ऐसा, जैसे आपने पूछा कि बुखार की गोली दो और बुखार उतर जाएगा, तो उस तरह से इसमें भी होता है। अच्छा। अगर पेशेंट घबराहट में है, एंजाइटी उसको बहुत हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत तनाव में है, तो कुछ मेडिसिन है जिससे उसका तनाव तुरंत कम किया जा सकता है। उसी तरह से अगर पेशेंट बहुत वायलेंट है, अग्रेसिव है और 4 लोगों से संभाला नहीं जा रहा है, तो उसको इंजेक्शन देके, जिसको सेरेनस फेनर्गन या एंटीसाइकोटिक का इंजेक्शन कहते हैं, वो देने से वो तुरंत शांत हो जाता है, तो उसको मैनेज करना फिर इजी हो जाता है। अच्छा। सर अभी जैसे आप मानसिक बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गए, पड़ोस वाले हो गए, उनको एक गलत नजर से, हीन भावना से देखना चालू कर देते हैं और वो डॉक्टर के पास ले जाने में तो छुपाते हैं लोग बहुत सारा कि हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव वाले क्या कहेंगे। तो सर आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या सजेशन रहेगा कि आपके पास वो पहुंचे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, मानसिक बीमारियों को ट्रीट करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है रिश्तेदारों के मन के जो सारी गलतफहमी है उसको ठीक करना। जी। हम लोग सुबह से शाम तक, मैं या हर कोई साइकियाट्रिस्ट दुनिया भर में रिश्तेदारों के मन की गलतफहमियां या पेशेंट के मन की गलतफहमियों को भी पहले ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले जब पेशेंट या रिलेटिव हमारे केबिन में स्टेप इन करते हैं तो वो एक मन में मिसट्रस्ट रहता है, एक मन में शंका रहती है कि हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। बराबर। बहुत लोगों से सुना हुआ रहता है कि अरे ये डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई चालू हो जाता है तो जिंदगी भर खाते रहना पड़ता है और ये दवाई खा के मेरे बुआ का वो किडनी खराब हो गई, वो साइड इफेक्ट आ गया उसका, मेरे बुआ की किडनी खराब हो गई, मेरे चाचा का लीवर खराब हो गया। तो ये सब मिसट्रस्ट लेके वो हमारे पास आते हैं। तो हम जब पहले इवेल्युएट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तो उनका फिर एक क्वेश्चन आता है, दवाई जरूरी है क्या? दवाई लेना जरूरी है? तो दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? साइकेट्रिक का जो बीमारी है वो बाकी शरीर के बीमारी के जैसा ही है। आपको अगर बुखार आ गया तो बिना दवाई के आप ठीक हो पाएंगे क्या? डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, तो बिना दवाई के ठीक नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से साइकियाट्री में विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। जहां बीमारी है वहां इलाज है, तो बीमारी है तो उसको दवाई से ही इलाज करना पड़ता है। तो ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलतफहमियां है रिश्तेदारों के मन में, उसको पहले हमको ठीक करना पड़ता है, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, मतलब उनको रेडी करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि ये बीमारी क्या है, ब्रेन में केमिकल चेंज की वजह से हुआ है और इसको ट्रीटमेंट का जरूरत क्या है, और ये सारा फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर सर ऐसा कोई केस आया है, कोई मानसिक बीमार हो चुका है और वो डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं ले रहा है, वो इग्नोर कर रहा है इस बात को, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कंसिक्वेंसेस कैसे आते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि अगर पेशेंट को या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का तनाव आ रहा है, अभी उसको कोई बीमारी नहीं है, बट उसको मान लीजिए उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो कर्जे के चलते उसको रोज वो तनाव में है, उसकी नींद खराब हो रही है, वो बार बार सोचते जा रहा है कि अरे मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कैसे चुकाऊंगा, क्या चुकाऊंगा, घबराहट हो रही है, उसको बेचैनी हो रही है, लेकिन उसने उन सब चीजों को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे इस चिंता का रूपांतर बीमारी में हो गया। फिर वो निराश महसूस करने लगा, उदास महसूस करने लगा, फिर धीरे धीरे उसके शायद मन में खुदकुशी के ख्याल भी आना शुरू हो गया। और इन सब चीजों को जब उसने शुरुआत में नजरअंदाज किया तो उसका रूप धारण कर दिया डिप्रेशन ने, नैराश्य ने। अब उसके मन में खुदकुशी के ख्याल भी आ रहे हैं। अब इस स्टेज में वो हमारे पास आ रहा है कि मेरे मन में खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं। अगर उस स्टेज में वो आता जब उसको सिर्फ चिंता का प्रॉब्लम हो रहा था, तो शायद हम उसको काउंसलिंग करके या बहुत ही मिनिमम मेडिसिन देके उसको उसमें से बाहर निकाल सकते थे। इसीलिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना, मतलब जब हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हम लोग को डिफिकल्टी हो रही है उस प्रॉब्लम को फेस करने में या डील करने में, तो सबसे पहला जो चीज है वो वी शुड सीक हेल्प, किसी का मदद लेना जरूरी है। तो फिर लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं नशे का, मदद लेते हैं दोस्त यारी का, जो उनको सब गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। आइडियल क्या होना चाहिए, यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर, यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट, जो प्रोफेशनल्स है, जो आपको इसमें से कैसे बाहर आना है वो प्रॉपर तरीका बता सकते हैं। सर वो आप स्टेज बता सकते हैं क्या कि ये स्टेज हुआ तो इमीडिएटली
आपको साइकेट्रिक के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट या फिर उनसे सलाह लेनी चाहिए? साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए अगर आपके फंक्शनिंग में, मतलब आपके कामों में उस बीमारी के चलते, उस मानसिक अवस्था के चलते आपको अड़चन होना, महसूस होना शुरू हो गया है। आपकी डेली लाइफ में उसकी वजह से आपको अड़चन होना शुरू हो गया है। मान लीजिए आपको एंजाइटी है। अभी एंजाइटी इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं अरे एंजाइटी तो मुझे भी होता था, मुझे भी डर लगता था, मैंने तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया। लेकिन जो उस व्यक्ति को एंजाइटी हो रहा है, अभी एंजाइटी में भी अलग अलग प्रकार है। अभी जैसे एक पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको ट्रेन में ट्रैवलिंग करने का बहुत डर लगता है। अच्छा। जैसे ट्रेन के अंदर जाते हैं उनको घबराहट होना शुरू हो जाता है, उनको दम घुटना शुरू हो जाता है। तो उनका जॉब है वीटी में, वो कल्याण से वीटी रोज ट्रैवलिंग करते हैं। अब कल्याण से रोज सीएसटी ट्रैवल करेंगे तो उनको अगर ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, मिडिल क्लास है, उनको ऐसा कुछ नहीं कि वो कैब करके चले जाएंगे, तो उनका पेट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर वो ट्रेन से नहीं जाएंगे तो काम छूट जाएगा। तो ऐसे केस में उनको जो फोबिया हो रहा है ट्रेन का, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ट्रेन में, तो उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो आपकी फंक्शनिंग अगर इम्पेयर हो रही है या आपके डेली लाइफ में उस बीमारी की वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। सर, जैसे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर स्लीप अपना कंप्लीट करते हो, तो आप इन सब बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से थोड़ा बच सकते हैं? डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज से मानसिक बीमारियों से नहीं बच सकते, लेकिन हम अपने स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। रेजिलियंस कहते हैं उसे। रेजिलियंस यानी कि हमारे तनाव से लड़ने की क्षमता। राइट। अगर हम ज्यादा रेजिलियंट हैं तो हम अपने तनाव को अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं। जैसे अगर दो भाई हैं, एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, दोनों भाई है, दोनों के लाइफ में तनाव आता है, तो एक जो भाई है वो तनाव को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, दूसरा जो भाई है वो अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। ये जो डिफरेंस है कि एक तनाव हैंडल कर पा रहा है, एक नहीं कर पा रहा है, इसको कहते हैं रेजिलियंस। जो भाई अच्छे तरीके से उस तनाव को हैंडल कर पा रहा है, वो कुछ अच्छे उसके अंदर क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो हैंडल कर पा रहा है। वो क्या क्वालिटीज हैं, उसको कहते हैं रेजिलियंस या लवचिकता, मानसिक लवचिकता। वो एडजस्ट कर पा रहा है, वो अपने विचारों को फ्लेक्सिबल रख पा रहा है, वो तनाव आने के बाद उसकी वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा है, वो तनाव को कैसे हैंडल करना है उसको पता है, तो उसको रेजिलियंस कहते हैं। सर, अभी ये जो मानसिक बीमारी है या फिर जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको दूर करने के लिए अगर वो कोई योगा या फिर किसी स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा है, तो क्या उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है? सर, मैंने जैसे कहा कि मानसिक बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का और थेरेपी अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन या काउंसलिंग बीमारी के लिए हेल्पफुल नहीं रहता है, बट आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा रहता है। मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए अगर आप योगा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे आपका रेजिलियंस बिल्डअप होगा। कभी भी लाइफ में तनाव आएगा, बीमारियां आएंगी, आप प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल कर पाएंगे, ना कि उसकी वजह से आप अफेक्ट हो जाएंगे। सर, काउंसलर और जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनमें क्या अंतर है? दोनों का काम कैसे अलग अलग है? काउंसलर जो है ये आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से बीएससी साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी या बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी करके काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलर्स का काम है पेशेंट को थेरेपी देना। अलग अलग प्रकार के थेरेपीज रहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सारी थेरेपीज मतलब पेशेंट के जो मन में, क्लाइंट के जो मन में विचार आते हैं, उन विचारों को स्टडी करके उसको कैसे चेंज करना है, वो उसको हेल्प करते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट है ये एमबीबीएस, ये डॉक्टर्स होते हैं, ये एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं साइकियाट्री में, और मानसिक बीमारियों को दवाई से, इलाज से ठीक किया जाता है। तो डायग्नोसिस करना और दवाइयों से ट्रीटमेंट करना ये साइकियाट्रिस्ट का काम है। काउंसलर्स का काम है कि पेशेंट को अगर काउंसलिंग का हेल्प लगता है, या कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं जो काउंसलर्स करते हैं। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी को लेकर, लेकिन हमें डाउट है कि पेशेंट को सच में स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं, तो उसके लिए क्या टेस्ट है, तो रोशाक नाम का टेस्ट रहता है। तो वो टेस्ट करने से हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि पेशेंट को सच में ये मानसिक बीमारी है या कुछ और है। तो उसमें फिर काउंसलर्स वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली काउंसलर्स आर द वंस हु डील विद थॉट्स विद थेरेपी, एंड साइकियाट्रिस्ट जो है वो दवाइयों से और इंजेक्शन से डॉक्टर की तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, ये ट्रीटमेंट जब भी आता है तो इसमें ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉक दे करके पेशेंट्स को हमने ठीक किया है, करंट लगाया तो इसके बारे में क्या एग्जैक्टली क्या होता है ये सर? बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ना, उनके मन में वही डर रहता है, राइट? अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास, मतलब अभी मेरे को शॉक देने वाला है। जैसे वो हमारे घर में था कि अगर डॉक्टर के पास गए तो इंजेक्शन से डर लगता है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आते हैं तो उनको शॉक ट्रीटमेंट से डर लगता है। क्या एग्जैक्टली है?
शॉक ट्रीटमेंट ये एक गलत वर्ड है, क्योंकि पेशेंट को शॉक नहीं कोई दे सकता है। शॉक मतलब कैसा कि वायर निकाल के शॉक दिया है, तो इसमें शॉक नहीं दिया जाता। इसमें एक बहुत अच्छी उपचार पद्धति है जिसको इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं। अभी अगर पेशेंट्स बहुत वायलेंट है, एग्रेसिव है, सुसाइडल है, तो ये जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है ये जादू है उसके लिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट मोडालिटी से उसकी बीमारी के लक्षण बहुत ही जल्दी हमको कम करने में मदद मिलता है। लोग पूछते हैं कि फिर सर शॉक देंगे तो फिर वो ऐसे एकदम सुन्न हो जाएगा, शांत बैठा रहेगा, पिक्चर में दिखाते हैं मुंह से लाल गिर रहा है, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। ईसीटी इतना सिंपल प्रोसीजर है, ये डे केयर प्रोसीजर है बेसिकली। बहुत से पेशेंट तो ईसीटी के लिए घर से आते हैं, ईसीटी करके 2-3 घंटे के बाद घर पे चले जाते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, हाफ डे काम पे चले जाते हैं, दोपहर को 3-4 बजे के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना सिंपल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, पेशेंट का पहले फिटनेस लिया जाता है। फिटनेस लेने के बाद एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आते हैं जो उस पेशेंट को एनेस्थेशिया देते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थेशिया देते हैं। पेशेंट सो जाते हैं। सो जाने के बाद एक मशीन है जिस मशीन के थ्रू करंट पास होता है। उस करंट की सारी एनर्जी को नष्ट कर दिया जाता है और सिर्फ 0.6 to 0.8 सेकेंड के लिए 4 वोल्ट उनके दिमाग पे अप्लाई किया जाता है। अब इतना कम करंट अगर अप्लाई करेंगे तो उसके बॉडी पे कुछ इफेक्ट होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ उसके ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है वो जल्दी करेक्ट होने के लिए हेल्प मिलता है। जैसे कि अगर डायबिटीज में पेशेंट का शुगर 400-500 चला गया तो डॉक्टर दवाई देगा क्या? डॉक्टर क्या बोलेगा? अभी उसको इंसुलिन देना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत उसका शुगर पहले कम करना है। उसी तरह से कुछ मानसिक बीमारियां अगर बहुत ज्यादा है, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, तो उसको फिर तुरंत ठीक करने के लिए इस ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। सर कितना टाइम लग सकता है ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में और उसको नॉर्मल जिंदगी में जाने में? हर मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। एंजाइटी या डिप्रेशन, ये जो मानसिक बीमारियां हैं, तो इनको जनरली कम दवाइयों से इलाज होता है और कम समय के लिए भी इलाज की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली जो मानसिक बीमारियां तनाव से निर्माण हुई है और जिनके अंदर कुछ फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कुछ भी नहीं है, तो उन मानसिक बीमारियों को कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट करके, काउंसलिंग का हेल्प लेके पेशेंट शायद वो दवाइयां छोड़ के बाहर आ सकते हैं। बट अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फैमिली में किसी को मानसिक बीमारी है, पेशेंट को नशे की बीमारियां हैं और मानसिक बीमारी की तीव्रता बहुत ज्यादा है, तो शायद उनको लंबे समय के लिए इलाज करना पड़ सकता है। सर कुछ यूनिक जो आपके पास पेशेंट्स आए हों जिनके कुछ लक्षण अजीब गरीब हो, अगर वो आप हमारे साथ साझा कर सके तो। मानसिक बीमारियों में ना कई बार प्रेजेंटेशंस बहुत अलग रहते हैं। मतलब कई बार लोगों को, अभी जैसे कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही एक लड़की आई थी, 17 साल की लड़की, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो उसको 2 महीने से अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कर रहे थे, हर हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि वो चक्कर आके गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और फिर हर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट किया, उसको अलग अलग प्रकार का इंजेक्शन दिया, टेस्ट कराया। फिर फाइनली किसी ने उनको बताया कि ये कुछ मानसिक समस्या लग रहा है, आप साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाओ। तो जब वो आई थी तो उसको चलने को भी नहीं हो रहा था, पेशाब की जगह पे नली था, हाथ में नली डाला हुआ था, उस कंडीशन में लाया। और ये देखने से अभी विथ एक्सपीरियंस हमें ये मालूम पड़ गया है कि किसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और किसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उससे बात किया बिठा के, तो मालूम पड़ा कि ये तो किसी तनाव से गुजर रही है। उसका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया था और वो रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद वो चीजें हैंडल नहीं कर पा रही थी और उस वजह से उसको इस तरह के लक्षण हो रहे थे। तो उसको एडमिट किया, कुछ दवाइयों से इलाज हुआ, उसका काउंसलिंग सेशंस हुआ और विद इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज में शी वाज बैक टू नॉर्मल। मानसिक बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है उससे इतना फास्ट रिजल्ट हो जाता है। तो जो 2 महीने से उनका बैंक बैलेंस पूरा खाली हो गया था, हॉस्पिटल घूम रहे थे, वो सब एक 360 डिग्रीज का टर्न हो जाता है अगर वो प्रॉपर उनको डायग्नोसिस हो जाता है। इसको हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर के ही पेशेंट्स जनरली ऐसा होता है ना कि कई बार आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, इधर उधर जगह पे एडमिट होते हैं क्योंकि उनका डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता। सर बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, आप बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि स्टडी का प्रेशर बहुत बच्चों के ऊपर बिल्डअप हो जाता है, एंड जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी कि वो 11th-12th में आते आते वो रिलेशनशिप के जंजाल में फंस जाते हैं और वो वही कारण बनता है उनके डिप्रेशन में जाने का। तो आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या सुझाव रहेगा आपका? सर पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज रहेगा कि अपने बच्चे को ना पहले से ही, जब बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं तभी ही उनको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राइट। मतलब सिर्फ पढ़ाई भी अच्छा ही है,
पढ़ाई इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो करना ही पड़ेगा, एकेडमिक्स जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स कर रहा है, तो उसको स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, उसको थोड़ा सा वो सोशली एक्टिव होना चाहिए, बच्चों के बीच में मिक्स होना चाहिए, उसका मेंटल रेजिलियंस कैसा है उसके ऊपर आपको काम करना है, कि उसके लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि वो होशियार है तो हमेशा 90% ही लेके आएगा, कभी ना कभी फेल होगा, कभी ना कभी 70% लेके आएगा, उस समय उसको बाउंस बैक करने को आना चाहिए कि 70% मिला तो ठीक है, 70 मिला तो मैं अगली बार हार्ड वर्क करता हूँ और मैं 90% लेके आऊंगा। तो ये पेरेंट्स ने हमेशा, आजकल के पेरेंट्स क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स तो घर एक तो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, घर पे आने के बाद फिर मोबाइल फोन लेके बैठ जाते हैं। राइट। आजकल बातचीत पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में जीरो है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो उसकी वजह ना, हमारे टाइम पे क्या था कि हमारे पहले या हमारे टाइम पे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, पेरेंट्स एंड हमेशा वो हमको कुछ कहानियां सुनाते थे, रामायण की, महाभारत की, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते थे। राइट। रामायण महाभारत तो हम टीवी में भी देखते थे, बट पेरेंट्स अपनी लाइफ का जो उनका स्ट्रगल था वो बताते थे कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम लोग पैदल चल के जाते थे, हमारे पास चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो हमने कैसे लाइफ बिताई है, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती थी। और हमारे लिए रोल मॉडल कौन था, शाहरुख खान या लियोन, वो कौन हीरो है वो नहीं था, हमारे लिए रोल मॉडल थे हमारे पेरेंट्स। हमने क्या सीखा, टीचर, या तो हमारे लिए क्या रोल मॉडल था कि हम, हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमको जिस तरह से बड़ा कर रहे हैं, तो उनसे वो क्वालिटीज हमने इम्बाइब की है। तो अगर मेरी माँ सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे टिफिन बनाती है, तो मुझे पता है कि दिस इज आइडियल, कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो मेरी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, मुझे मेरा काम करना है। आजकल के पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी दे आर हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं ना, वो जॉब कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर द चिल्ड्रन ओनली, बट वो चिल्ड्रन के लिए प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, और वो कम्युनिकेशन गैप उनके बीच में रह जाता है। तो यू शुड कम्युनिकेट विथ योर चिल्ड्रन, मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ बिताना बहुत जरूरी है, उनका रेजिलियंस पे काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस उसको होशियार बनाओ या किसी चीज में आगे लेके जाओ, उसको ऐसा बनाओ कि अगर लाइफ में फेलियर आता है तो वो बाउंस बैक करना चाहिए। राइट। इससे सर इसमें मेरे घर का किस्सा है कि मेरे जो पिताजी थे, अभी भी है वो, पर उनका एक नियम था कि वो 9 बजे ऑफिस से आते थे, तो 9 से 10 के बीच में सबका मोबाइल एक जगह पे जमा रहेगा। एंड फिर सब लोग साथ में लंच डिनर करेंगे, कुछ बातें होंगी, सब लोग अपनी कहानियां सुनाएंगे, आज मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, मेरे कॉलेज में ये हुआ, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। पर अभी हम लोग जो देख पा रहे हैं कि बच्चा भी मोबाइल में बिजी है, एंड मोबाइल में गेम खेल करके, यूट्यूब देख करके, रील्स देख करके वो भी डिप्रेशन में चला जाने लगा है, उसके अंदर एकदम नैराश्य आ गया है कि जिंदगी में तो कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। सर दूसरा मेरा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये था कि रिलेशनशिप, बच्चे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप का तनाव है। सर आजकल रिलेशनशिप नहीं बोलते, आजकल ये मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा, उसको सिचुएशनशिप कहते हैं। सिचुएशनशिप यानी कि सिचुएशनशिप यानी कि अभी मैं इस लड़की या लड़के के साथ हूँ, तो दैट इज माय रिलेशनशिप, कल को पता नहीं कोई और सिचुएशन बदल जाएगी। तो ये रिलेशनशिप को लेकर बच्ची क्या होता है ना, कि अगर बच्चों को घर में वो प्यार नहीं मिलता है, एक टीनेजर बच्चा जो 12 से मान लीजिए 12 से 15 साल के बीच में, वो एक्सपेक्ट करेगा कि अपने पेरेंट्स से उसका कम्युनिकेशन हो बराबर, और पेरेंट्स से अगर अच्छा कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनसे अगर उसका मन खोल के, दिल खोल के कम्युनिकेशन हो रहा है, वो अपनी मन की बातें शेयर कर पा रहा है, तो जनरली वो बाहर किसी प्यार नहीं ढूंढेगा। अगर वो घर पे कम्युनिकेशन लैक है, घर पे उसका उतना वो दिल खोल के बात नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे फिर बाहर प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बहुत कम उम्र में इन सब चीजों में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप कहते हैं। तो फिर और आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और इन सब की वजह से ये बहुत इजी हो गया है ना। अपने टाइम पे अगर लड़की से बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स टोकते थे, मत बात करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आजकल बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं, और किस लड़के का किस लड़की का क्या चल रहा है ये पेरेंट्स को तब मालूम पड़ता है जब वो कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। एंड रिजल्ट पता चलता है, कॉन्सिक्वेंसेस। वो कितने साल से चल रहा था ये मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स भी मोबाइल में बिजी हैं और बच्चा भी इंस्टाग्राम पे बिजी था। सर मेंटल चीजों की को अगर हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो जो बच्चा है वो सुसाइड की तरफ बढ़ता है, या फिर उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं, तो इसे कैसे बचा जा सकता है? हाउ वी कैन प्रिवेंट इट? सर जनरली ना ऐसा मतलब देखा गया है कि सुसाइड जो है इट रन्स इन फैमिलीज। माने अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड की, तो आपके सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं तनाव की सिचुएशन में, क्योंकि आपके जेनेटिकली आप वो फिट हो गया है, जेनेटिकली वो सॉफ्टवेयर फिट हो गया।
सुसाइड करने के लिए स्ट्रेस हमेशा कारणीभूत नहीं रहता है। मतलब ऐसा अच्छा। नहीं कि बाबा मुझे बस तनाव, मैं फेल हो गया और मैंने सुसाइड कर लिया। कई बार सुसाइड के लिए ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन। कि बच्चे ने सुसाइड किया, वो तो माता पिता को मालूम पड़ता है। बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था पिछले कुछ महीनों में, वो माता पिता को मालूम ही नहीं था। बच्चे ने धीरे धीरे सोशल मीडिया पे बच्चों से बातचीत करना बंद कर दिया था। बच्चे ने अपने फ्रेंड सर्कल को मिलना शुरू बंद कर दिया था। पढ़ाई लिखाई में उसका ग्राफ नीचे आ गया था। वो रात को सो नहीं रहा था। वो शायद कुछ लेटर्स भी लिख रहा था, डायरी में कुछ लिख रहा था। ये सब वो कर रहा था। तब पेरेंट्स को मालूम नहीं पड़ा कि उसके मन में ऐसे कुछ विचार आ रहे हैं। जब अल्टीमेटली उसने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो डिप्रेशन में था। तो सुसाइड इज अलार्मिंग साइन। जब भी पेरेंट्स को या किसी को मालूम पड़ता है कि अपने फैमिली मेंबर के मन में या बच्चे के मन में ऐसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या उसने कुछ ऐसा करने का सोचा है या किया है। आप कॉलेज में खुद रहे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के हाथ पे मार्क्स रहते हैं। तो उसको पैरासुसाइडल बिहेवियर कहते हैं। तनाव आया और मैंने ब्लेड से खुद को कट कर लिया। तनाव आया और मैंने खुद के थाइस पे खुद को कट कर लिया। बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी करती है। बहुत सारी लड़कियां हाथ नहीं कट करते हैं ये सोचकर कि ये मम्मी डैडी देख लेंगे, तो वो खुद के इनर थाइस पे खुद को कट कर लेते हैं। तो दैट इज देयर वे ऑफ रिलीविंग देयर स्ट्रेस, कि मुझे टेंशन आने के बाद पता नहीं क्या करना है, तो मैं कट कर लेती हूँ। तो बट दीज चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू सुसाइड, क्योंकि उनके मन में वो तनाव के विचार आना शुरू हो गया। दे आर इनटू दैट स्टेट, राइट। सर मेरा एक फ्रेंड था, मेरा क्लासमेट ही था, वो सिचुएशनशिप में फंसा था, एंड जब भी उसके झगड़े होते थे तो वो ब्लेड से कट कर लेते, यहाँ पे कट करके, एंड उनका जो भी था ब्लैकमेल वगैरह चलता था। सर समाज में क्या जरूरत लगती है आपको साइकेट्रिस्ट का, या फिर किस तरह से काम और समाज में बढ़ना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए? समाज में साइकेट्रिस्ट की जरूरत तो डेफिनेटली है, और पॉपुलेशन के हिसाब से साइकेट्रिस्ट की संख्या बहुत कम है। समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आम लोगों की जरूरत है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आम लोग उनसे जुड़ते नहीं है। जैसे जिसके घर में किसी ने देखा है कि बाबा मेरे बच्चे को डिप्रेशन हो गया था, उसको किस मानसिक स्थिति से वो ठीक होके बाहर निकला है, ऐसे फैमिलीज ने, ऐसे रिलेटिव्स ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अभी देखिए अवेयरनेस आज की दुनिया में क्या है, रील्स है, वीडियोस है, क्योंकि बहुत सारा टीनेज और बच्चे उसमें पड़े हुए हैं। तो रील्स हम लोग क्या देखते हैं, यही लव का रील्स आता है, एडिक्शन का कुछ रील्स आता है। तो व्हाई नॉट क्रिएट सम मोर पॉजिटिव रील्स, राइट। क्रिएट रील्स अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, कि अगर ऐसा कुछ होता है, आप अगर डिप्रेशन में है, आपको मानसिक बीमारियां हो रही है, सुसाइड के विचार आ रहे हैं, तो आपको हेल्प लेना है। ये नहीं कि आप रील में बना रहे हैं कि मुझे ऐसा हुआ और मैंने ट्रेन के नीचे आके खुदकुशी कर ली। ऐसा रील बनाने से इज नॉट द सोल्यूशन। ऐसा अगर रील्स आप लोग बना रहे हैं तो इससे आप किसी एक व्यक्ति के मन में शायद सुसाइड के विचार डाल रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो शायद मुझे भी ऐसा ही करना है। तो बेटर वे आप रील ऐसा बनाइए कि मेरे मन में ऐसे डिप्रेशन के विचार आए, सुसाइड के विचार आए, और मैं उसमें से कैसे बाहर निकलूंगा। सर अभी हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो आबादी है पूरा यंगिस्तान है, हमारा हिंदुस्तान जो है, पर सर फिर भी हमारे समाज में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे महिलाओं के प्रति बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि 3 साल की लड़की है, 5 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की है, उसके साथ में कोई हीनियस क्राइम, रेप वगैरह हो जाता है। तो ऐसे लोग की मानसिकता क्या होती है? अभी अच्छा विषय निकाला, अभी रिसेंट भी हुआ है ऐसे कुछ घटनाएं। तो देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि इसको परवर्जन्स कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति यानी कि विकृत बुद्धि, मतलब कुछ लोग, बड़े व्यक्ति जिनको, या टीनेजर्स या बड़े लोग, एडल्ट्स भी, जिनको जो बच्चों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको पीडोफाइल कहते हैं, कि वो बच्चे को सेक्सुअल नजर से देखते हैं। ऐसे विकृत व्यक्ति को पहचानना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो लोग, आपको लगेगा सब नॉर्मल ही है, ये तो अच्छा खासा बात करता है, नॉर्मल बिहेव करता है, संस्कारी भी है, बट उसके मन में ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, ये आप जज नहीं कर सकते हैं। ऐसे विकृत लोग क्या करते हैं, जब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कुछ किस्से हुए थे, तो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस अपॉर्चुनिटी का वो इस तरह से फायदा उठाएंगे। तो इसलिए विकृति लोगों को, फैमिली मेंबर को कई बार पता होता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आई थी। उनके हस्बैंड क्या करते थे कि औरतों के चेस्ट पे या बटक्स पे हाथ लगा के भाग जाते थे। तो ये एक प्रकार का विकृति था। उनके विरुद्ध पुलिस कंप्लेंट हुआ, तो फिर उनकी वाइफ को रियलाइज हुआ कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, और वो लेके आए थे। तो अगर फैमिली मेंबर को ऐसा लग रहा है कि मेरे पति को या मेरे भाई को या मेरी बहन को, जिसको भी कोई ऐसा प्रकार का विकृति है
किसी रिश्तेदार ने बताया, किसी आजू बाजू के लोगों ने बताया है, और कि ये आपका जो फैमिली मेंबर है वो विकृत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उनका सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाए और उसका इलाज कराए, क्योंकि विकृति को भी दवाई इलाज करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लॉज अपने इंडिया के तो स्ट्रिक्ट है ही, लेकिन लॉस तब काम में आएंगे जब ऑलरेडी नुकसान हो गया रहेगा। मतलब फिर लाइफ फैमिली बर्बादी होती है, किसी का नुकसान होने के बाद ये लॉस काम में आते हैं, उसके पहले लॉस काम में नहीं आते। उसके पहले क्या काम में आएगा कि जो व्यक्ति को विकृति है, या तो वो खुद पहचाने कि यार मेरे अंदर ऐसी कुछ विकृत बुद्धि है, मुझे ऐसे विकृत विचार आ रहे हैं, और वो डॉक्टर्स की हेल्प ले, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर को विकृति है तो आप तुरंत उसको डॉक्टर से इलाज कराइए। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट की लाइफ कैसी होती है। वो दिन भर बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग के मानसिक बीमारियों से उलझा होता है, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करता है, अपने आप को हैप्पी कैसे रखता है? एक साइकेट्रिस्ट, अभी हम लोग जैसे मैं हूँ या बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और भी हैं, तो साइकेट्रिस्ट सुबह से शाम तक लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। किसी के घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, बच्चों के और माँ बाप के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उसकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये सारा सुबह से शाम तक जो हम लोग सुनते जाते हैं, प्रॉब्लम्स देखते जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा भी मेंटल ड्रेन आउट हो जाता है। क्योंकि उनसे बातचीत कर करके जब हम लोग घर पे जाते हैं तो हमको खुद किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए अभी मेरा 10 साल का प्रैक्टिस हो गया है। 10 इयर्स कंप्लीट किया मैंने प्रैक्टिस में। तो 10 साल के प्रैक्टिस के बाद अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसको कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि इनिशियली तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था यार ये कैसे इसको डील किया जाए। सुबह से शाम तक वही सब सुनते जाओ, वही स्ट्रेस मेरा भी बढ़ रहा है। बराबर है। देन आई रियलाइज कि खुद को अगर इसमें से बाहर निकालना है तो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन सम अदर सोशल वर्क। राइट। खुद को किसी सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व करिए, ताकि वो आपके मेंटल जो थॉट ब्लॉक है, मतलब थॉट ब्लॉक बोल सकते हैं, या वो चेन ऑफ थॉट्स है, उसको आप ब्रेक कर पाए। लाइक वही चलते रहता है, अभी ये पेशेंट आया था, उसका ये हुआ था, उसके घर में ये प्रॉब्लम था, तो आप किसी सामाजिक कार्य में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अनाथ आश्रम में चले गए, आपने किसी सीनियर सिटीजन क्लब में चले गए, आपने कोई कैंप ले लिया फ्री में, या कैंप ले लिया तो उसमें भी पेशेंट ही देखेंगे, बट कुछ सामाजिक सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपका जो चेन ऑफ थॉट्स है वो ब्रेक हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा कि फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना। लाइक अगर आपने महीना भर बहुत ज्यादा काम किया है और ये सारी चीजें आपने देखी है, नॉट ओनली इन साइकेट्री बट हर किसी में, आईटी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो यू शुड टेक सम फ्रीक्वेंट ब्रेक। लाइक महीने भर में एक ब्रेक अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए लेना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा आउटिंग के लिए जा रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्वालिटी टाइम, जहाँ पे मोबाइल का ज्यादा रोल नहीं है, तो उससे भी आपका कई बार मेंटल रिलैक्सेशन आपको मिलता है। सर, कई बार आपने ये बात हाईलाइट की कि बहुत कम साइकेट्रिस्ट हैं, तो अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा और आपका क्या उनके लिए सलाह होगा? साइकेट्री में आने के लिए सबसे पहले तो आपको एमबीबीएस करना जरूरी है। आपको एमबीबीएस एक जो बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन का, वो करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम, सभी सब एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होना शुरू हो गया है। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको मिलेगा, फिर उसमें डीएनबी साइकेट्री आता है, डिप्लोमा साइकेट्री होता है, उसके बाद आपको सीपीएस साइकेट्री होता है, और फिर एमडी साइकेट्री होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की डिग्रीज है। जैसे सीपीएस और डिप्लोमा ये जो है ये 2 साल का है, यार आपने डीएनबी कर लिया तो वो 3 साल का है, और एमडी साइकेट्री जो है वो 3 इयर्स का है। तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको नंबर लगता है आपका कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, और अब फिर साइकेट्री आपका करिकुलम चालू हो जाता है। तो वहाँ पे आपका रेसिडेंसी होता है 2-3 साल का, आपको पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, और फिर आपका एग्जाम्स वगैरह देके आपको क्लियर आउट करते हैं। पर सबसे जरूरी है साइकेट्री लेने के लिए आपका माइंडसेट उस तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि आपको मानसिक लोगों के साथ काम करना है और आपको लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना है, उसको सोल्यूशन देना है, और ये करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपकी खुद की मानसिक अवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो गुण है, वो क्वालिटीज है, तो डेफिनेटली आपने साइकेट्री लेना चाहिए। सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे युवा लोग हैं जुड़े हुए हैं, कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर लिया था, वहां पे मैंने बताया था उनको कि जब आप टीनेज में है तो आपको 2 चीजों से दूर रहना है। एक है आशिकी और दूसरी है अय्याशी। भगवत गीता में लिखा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहम इंद्रिय परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सहा। इसका मतलब है कि आपके सेंसेस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपके ग्रॉस बॉडी में आपके सेंसेस, यानी कि आपका टच सेंस, आपका विजन, आपका हियरिंग, ये जो सारे आपके 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं,
इनके ऊपर आपका कंट्रोल करता है आपका माइंड, आपका मन, और आपके मन को कंट्रोल करती है आपकी बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि ने कुछ चीजें सीखी हुई है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, तो वो आपके मन को बताएगा कि तू विचलित मत हो, कि वो इंद्रियों के पीछे भाग मत। और सबसे ऊपर आती है आत्मा, यानी कि सोल। अगर आपका सोल प्योर है, आपके वो वैल्यूज से आता है, आपकी परवरिश अच्छी है, आपने बचपन से आपके माता पिता ने आपकी अच्छी परवरिश की है, आपके अंदर वो वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इन दो चीजों से टीनेजर्स ने दूर रहना चाहिए। वन इज रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप, एंड सेकेंड इज एडिक्शन। ये दो चीज अगर आपके लाइफ में अर्ली एंट्री कर लेते हैं 12 से 16-18 की उम्र में, तो फिर आपका आगे का करियर डेफिनेटली अफेक्ट हो जाता है। ये आने का जो उम्र है, ये भी आना चाहिए आपके लाइफ में, रिलेशनशिप भी आना चाहिए, नॉट एडिक्शन, बट कभी आपने सोशल ड्रिंकिंग अल्कोहल किया कर लिया पार्टीज में वगैरह, दैट इज नॉट बैड। बट ये सब कब आप कर पाएंगे? जब आपका माइंड उन चीजों को समझ पाएगा कि मुझे कहाँ रुकना है। ह्यूमन बॉडी में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो हिस्सा है सामने वाला, सबसे लेट मैच्योर होता है। ये मैच्योर होता है 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक। बाकी ब्रेन डेवलप हो जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है 18 से 25 साल की उम्र में। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो बाकी के ब्रेन एरियाज को कंट्रोल करता है। इसलिए आपका ब्रेन पूरा डेवलप होता है 18 की उम्र में। इसलिए लाइसेंस कब मिलता है? 18 की उम्र में। यानी कि आपके ड्राइवर सीट पे अभी आप नहीं है, आपके ड्राइवर सीट पे आप बैठे हैं, लेकिन आपके बाजू में आपके पास लर्निंग लाइसेंस है। तो आपके माता पिता या आपके जो शिक्षक है, वो आपको साथ बैठेंगे नहीं, तब तक आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ एक्सीलरेटर दबाना है। अभी आपका पैर डायरेक्टली एक्सीलरेटर पे जाएगा। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि युवाओं को दो चीजें दूर रहना चाहिए, एक तो एडिक्शन और दूसरा आपने जो आशिकी वाला मैटर बताया। एंड अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मेरा डेली इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ में, तो मैं यही देखता हूँ कि जो युवा है वो इसमें ही ग्रसित हो चुका है। आइदर दे आर इन रिलेशनशिप, या फिर वो रिलेशनशिप में है और वहां पे उनका बराबर नहीं चल रहा है, तो उससे बचने के लिए दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एडिक्शन। राइट सर। सर, आपका ये जो मनोदय न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल है कल्याण के अंदर, ये इसका विजन क्या है? आपके पास कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और आपका काम कैसा चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों के साथ। 10 साल पहले जब मैंने एमडी पास आउट किया था, मैंने एक छोटे से क्लिनिक से शुरुआत किया था। तो उस क्लिनिक में मैं और मेरी वाइफ दोनों हम साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया। जगह इतनी छोटी थी कि एक ही टेबल और एक छोटा रिसेप्शन का जगह। तो कभी मैं ओपीडी देख लेता था, कभी मेरी वाइफ ओपीडी देख लेती थी। और फिर धीरे धीरे हमने अपना खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट किया। तो हॉस्पिटल को भी शुरू होकर ऑलमोस्ट अभी 9 साल हो गए। और अभी हमने अपनी खुद की जगह ले ली है रामबाग में, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल स्टार्ट किया। तो ये हमारा जो फैमिली है मनोदय का, ये स्टार्ट हुआ था एक रिसेप्शनिस्ट और हम 2 साइकियाट्रिस्ट से, और अभी हमारे पास नर्सिंग स्टाफ, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, इन सबको मिला के वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 30 पीपल। 30-35 लोगों का ये टीम है, परिवार हो चुका है। तो हमारा विजन यही है कि जो मानसिक बीमारियां पेरीफेरी में, मतलब गांव में शाहपुर है, मुरबाड है, भिवंडी है, तो ऐसी जगहों पे जनरली साइकियाट्रिस्ट पेशेंट यहाँ तक नहीं आ पाते। पेशेंट को मानसिक बीमारी है, उनको अल्कोहल का एडिक्शन है, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन उनको लोग भटका देते हैं। फिर कोई दरगाह चला जाता है, कोई कहीं काला जादू के इसमें जंजाल में फंस जाता है, और लाखों रुपए उसमें उनके गवा देते हैं, डूब जाते हैं। उसमें पैसा तो जाता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी जाता है। पेशेंट की जो अवस्था खराब होती है, क्योंकि मानसिक बीमारी जितना आप अनट्रीटेड रखेंगे उतना वो और बिगड़ता जाएगा। तो ये बिगड़ते हालत जब बहुत खराब हो जाती है, तब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए हमने बहुत सारे कैंप्स भी लिए हैं, शाहपुर, मुरबाड, भिवंडी, इन सब एरियाज में। तो हम फ्री कैंप्स लेते हैं ताकि वहां पे अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर पाए, और जहाँ पे पेरीफेरी में साइकियाट्रिस्ट नहीं पहुंच पाते, हम लोग वहां तक पहुंच पाए। यस। मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि सर को मैं पिछले 2 सालों से जानता हूँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि सर सोशल सर्विस में बहुत आगे रहते हैं और हमेशा अपना योगदान समाज के अच्छे कामों में देना चाहते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये चलता ही रहना चाहिए आपसे कन्वर्सेशन, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान मुझे मिल रहा है और ये जो वीडियो देखेंगे उनको भी मिलेगा। सर, एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितने भी हमारे दर्शक हैं अनकही विद राजेश के, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक आप अपील कर दीजिए कि वो सभी लोग हमारे अनकही विद राजेश को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि अनकही विद राजेश को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे राजेश डेफिनेटली नए स्पीकर्स के साथ आते रहते हैं। तो ऐसे नए टॉपिक्स को सुनने के लिए, नए स्पीकर्स को सुनने के लिए
आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे दर्शकों डॉक्टर अमित धर्माधिकारी सर, एक बहुत बड़ा नाम है साइकियाट्रिस्ट की दुनिया में, और आपने ये व्याख्यान जब सुनोगे आपको तो इसका आभास हो जाएगा कि इतने बड़े जटिल विषय को कितने सरल शब्दों में सहज तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सफलता के राही में आज हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं, फिर किसी नए शख्सियत के साथ किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।